नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम को हम किस तरीके से बना सकते हैं या फिर सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल पेंडुलम को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, हमको एक स्ट्रिंग चाहिए और वो स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए और उसमें कोई भी उसको खींचने पर उसमें एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की एक स्ट्रिंग चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, एक हैवी पॉइंट मास चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उस स्ट्रिंग के लोअर एंड से उस हैवी पॉइंट मास को कनेक्ट कर देंगे और जो स्ट्रिंग का अपर एंड है उसको एक फिक्स सरफेस से कनेक्ट कर देंगे या फिर फिक्स फ्रिक्शनलेस सरफेस से कनेक्ट कर देंगे। तो जो सिस्टम हमको देखने को मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। सिंपल पेंडुलम घर नहीं बना सकते हैं, हमें क्या चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रिंग चाहिए। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। इस तरीके से क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये क्या है इसका अपर एंड और ये नीचे क्या है इसका ये लोअर एंड है। ठीक है, अब अपर एंड को क्या करना है, हमको कहीं फिक्स सरफेस से कनेक्ट कर देना है, जो सरफेस कैसे होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। और लोअर एंड से क्या कनेक्ट कर देना है, हमको ये मास कनेक्ट कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक मास दिया हुआ है, ये क्या है, कोई एक मास है। ओके, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, हैवी पॉइंट मास बोल सकता हूँ। तो हैवी पॉइंट मास के जो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर एक बॉल ले ली। ठीक है, क्रिकेट की बॉल ले ली। तो मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग के लोअर एंड से क्या क्या कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट मास या फिर इस हैवी पॉइंट मास को कनेक्ट कर दिया, इसमें बॉल को कनेक्ट कर दिया और उसको जो अपर एंड को कहाँ कनेक्ट कर दिया, मैंने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जो सिस्टम मुझे यहाँ पर देखने को मिला इसी को मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल पेंडुलम बोलता हूँ। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का कैसा होता है समझ में आ गया। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन सिंपल पेंडुलम ए हैवी पॉइंट मास इज टाइड एट ए लोअर एंड। ठीक है, इस स्ट्रिंग के लोअर एंड से क्या कर दिया, एट द लोअर एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग के लोअर एंड से एक मास कनेक्ट कर दिया या फिर हैवी पॉइंट मास कनेक्ट कर दिया और वो स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, मास लेस होनी चाहिए या और कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी उसको खींचना नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है, वाइल अपर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। जो उसका जो अपर एंड होता है वो कहाँ कनेक्ट होता है, एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से कनेक्ट होता है। और ये सपोर्ट कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इसने हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी मेरा हाथ यहाँ पर सेक नहीं करना चाहिए, इसने फिक्स होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्ट्रिंग होती है वो मूव करने के लिए क्या होती है, फ्री होती है, इस तरीके से। ओके, नाउ अब देखो, अब ये क्या है, मेरे पास सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अभी ये सिंपल पेंडुलम कहाँ है, रेस्ट में है, यानी जो ये बॉब है इसे हम बॉब भी बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हैवी पॉइंट मास है इसे हम बॉब भी बोलते हैं। ये बॉब कहाँ है, हमारे भी रेस्ट में है। ठीक ना, अब अगर मैं क्या करूं, इस बॉब को अपनी पोजीशन से या तो राइट या फिर लेफ्ट क्या करूं, डिस्प्लेस करूं। मैंने इसको पकड़ा और यहां से क्या किया, कुछ राइट डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके मैं छोड़ूंगा तो मैं पाऊंगा कि ये जो बॉब है या फिर जो हैवी पॉइंट मास है ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी या फिर जो इनिशियल पोजीशन थी उसके अबाउट क्या करने लग गया था, ऑसिलेशन करने लग गया था या फिर वाइब्रेशन करने लग गया था। और इससे जो वाइब्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन होते हैं, या बोल सकते हैं जो ये ऑसिलेशन होते हैं इस सिंपल पेंडुलम के वो कैसे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे पास क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, उसके जो ऑसिलेशन होते हैं वो कैसा मोशन करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। आज हमें उसी मोशन की क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं इसका, इस सिंपल पेंडुलम का। तो कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक स्ट्रिंग चाहिए, उसको हमने एक फिक्स सरफेस से कनेक्ट करना है। उसके लोअर एंड में हमें क्या लगाना है, एक बॉब लगाना है या फिर एक हैवी पॉइंट मास लगाना है। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर एक फिक्स सरफेस है इस तरीके से। ओके, और इससे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी। ठीक है, मैं बैटरी की हेल्प ले लेता हूँ। ओके, तो ये क्या कर दी मैंने, इससे यहाँ पर एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी कुछ इस तरीके से, ये। ओके, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखी है इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। ठीक है, और मैंने इस स्ट्रिंग की लोअर एंड में क्या लगा दिया, एक हैवी पॉइंट मास M लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट मास यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, M लगा दिया। ठीक, इतना क्लियर हुई। नाउ अब इस M मास पर क्या लगेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये स्ट्रिंग में क्या आएगा, उसकी वजह से टेंशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा। g क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और यहाँ पर टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन अपर डायरेक्शन में, लेट अस से दिस टेंशन इज t, वो टेंशन कितना होगा, t होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करूंगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने इसको यहाँ से क्या किया, डिस्प्लेस किया और कुछ डिस्प्लेस करके कहाँ ले गया, मैं इसको इस पॉइंट में ले गया। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट, अगर ये इस पॉइंट को मैं क्या अज्यूम करूँ, इसे मैं O बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या किया, इस मास को यहाँ से क्या किया, डिस्प्लेस किया और कहाँ ले गया मैं, इस
बी पॉइंट पे ले गया। अब जैसे मैं बी पॉइंट पे ले जाऊंगा, बी पॉइंट पे ले जाने का मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब पता है हमको ये कहाँ की ओर आएगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर आएगा या फिर इसकी इनिशियल पोजीशन की ओर आएगा। जो ये पोजीशन है, ए पोजीशन है, ये जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोल देंगे, इस सिंपल पेंडुलम का मेन पोजीशन नहीं बोल देंगे हम इसको, या फिर क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देंगे। जैसे इस मास को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो कहाँ की ओर आएगा, वो इसकी मीन पोजीशन की ओर जाएगा। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर रुकेगा नहीं। अभी हमने प्रैक्टिकली देखा ना, वो मास बीच में रुका नहीं, कहाँ चला गया, उसकी इधर की ओर आ जाएगा। ठीक है, और कितने दूर तक आएगा, तो इस तरीके से यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर जाएगा क्या हो जाएगा, फिर रुकेगा। ओके, और फिर कहाँ की ओर आएगा, फिर इस मीन पोजीशन की ओर आएगा, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं। फिर कहाँ जाएगा, इस बी पॉइंट में जाएगा, फिर यहाँ से ए पॉइंट पर आएगा, फिर कहाँ जाएगा, इस पॉइंट। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया कितना, सी दे दिया। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, पहले बी से ए, फिर ए से सी, फिर सी से ए, फिर ए से बी, फिर अगेन बी से ए से सी से ए, फिर ए से बी। इस तरीके से क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। और जो ये ऑसिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होते हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो ये पेंडुलम है या फिर जो सिंपल पेंडुलम है वो कैसा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, अब ये तो थ्योरेटिकली हमने समझा कि किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकली समझेंगे कि जो ये मोशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन से मैच कर जाएगी तो हम कह देंगे कि जो पार्टिकल है या फिर जो बॉब है या फिर जो सिंपल पेंडुलम है, इसकी जो ऑसिलेशन है वो किस टाइप का मोशन है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी एक इंस्टेंट पर कि ये जो हमारे पास ऑसिलेटर है या फिर क्या है, ये मास m है, वो कहाँ है, कहीं इस पॉइंट पर है। ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पर ये जो मास है वो कहाँ है, इधर पर है। ठीक है, इतना डिस्प्लेस हो रखा है। ठीक, मैंने अज्यूम कर लिया अगर ये पॉइंट A है तो इस पॉइंट को क्या मैंने क्या बोल दिया, P बोल दिया। ठीक, तो एट एनी इंस्टेंट ये जो मास है कहाँ है, इधर पर है। ओके, तो साथ ही साथ अगर ये मास इधर गया तो इसकी जो स्ट्रिंग है वो भी इधर चले जाएगी। बड़ा सिंपल सा हुआ, इसको देखना। ओके, तो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ देखने को मिलेगी। ओके, लाइक दिस। इतनी बात समझ में आई। नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्या थी, इसकी इनिशियल पोजीशन थी स्ट्रिंग की। नाउ ये क्या है, इसकी किसी एक टाइम या किसी एक इंस्टेंट पोजीशन है किसकी, इस स्ट्रिंग की। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसने इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल बनाया है, अल्फा एंगल बनाया है। कितना एंगल बनाया है, अल्फा। इस स्ट्रिंग ने अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया, या फिर बोल सकता हूँ मैं इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, अल्फा है। अब थीटा भी अज्यूम कर सकते हो आप, अल्फा भी अज्यूम कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या लग रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज कहाँ की ओर होता है, अर्थ के सेंटर की ओर होता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। और वो कितना होगा, अगर इसका मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g है तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, mg होगी। नाउ इस mg के या फिर इस फोर्स के दो कंपोनेंट यहाँ पर निकलेंगे। एक, अब कौन कौन से कंपोनेंट होंगे उसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक काम करो, जो यहाँ पर हमने लाइन दे रखी है, ये जो OP लाइन है इसको आगे बढ़ा दो। देखो क्या होगा आगे बढ़ाने से। ओके, सिर्फ हमको क्या करना है, इस mg को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना है। अगर इस OP लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो मुझे एक तो ये मिल रहा है, अब ये जो मुझे मिला, अब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा बता सकते हो आप। ये जो mg और ये जो वेक्टर है ये इसके पैरेलल है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, और तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना आपको। ओके, तो ये एंगल कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर अल्फा आ गया। नाउ अब देखो इस mg के दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। ओके, कैसे करेंगे, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो एक तो ये मिला, और यहाँ को जो कंपोनेंट मिलेगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस mg का, वो कौन सा होगा, mg cos अल्फा होगा। ये कंपोनेंट कौन सा होगा हमारे पास, mg cos अल्फा होगा। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ की ओर होगा, इस mg cos अल्फा के ठीक परपेंडिकुलर। इसके ठीक परपेंडिकुलर कहने का मतलब कैसे होगा, बता सकते हो आप कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। कैसे, इसके ठीक परपेंडिकुलर, यानी ये क्या होगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, mg क्या होगा बताइए, mg sin अल्फा होगा। तो ये कौन सा होगा मेरे पास यहाँ पर, mg sin अल्फा। तो जो mg फोर्स था उसको मैंने दो फोर्स में तोड़ दिया, एक तो क्या, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक तो क्या मिला यहाँ पर mg cos अल्फा, और दूसरा क्या मिला मेरे को, mg sin अल्फा मिला। अब यहाँ से देखो आप क्या, कि जो ये mg cos अल्फा है, अब देखो ये क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पर भी तो टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में,
ठीक है। ये टेंशन T, जो ये mg cos अल्फा है वो किसके बराबर होगा, इस टेंशन T के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ बोल सकता हूं मैं ये टेंशन T इस mg cos अल्फा को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। यानी ये दोनों मिलकर कितना फोर्स लगाएंगे, इन दोनों मिलकर जो नेट फोर्स है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो मास है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर नहीं रहा है। किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और वो कितना है, mg sin थीटा है। तो यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है यहां पर वो किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करता है, इस मास को इसकी मीन पोजीशन की ओर, यानी इस ए पॉइंट की ओर लाने की कोशिश कौन सा फोर्स कर रहा है, ये mg sin अल्फा कर रहा है। कौन सा कर रहा है, mg sin अल्फा। जब यहां पर mg sin अल्फा लग रहा है तभी ये कहां की ओर आ रहा है, इस ए की ओर आ रहा है। तो इस बॉब पर या फिर इस मास m पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, इस mg sin अल्फा के बराबर है। और जो mg cos अल्फा है वो किसके बराबर है, इस टेंशन T के बराबर है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस mg का सिर्फ एक कंपोनेंट कौन सा, mg sin अल्फा वाला, वही क्या किसकी तरह काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं लिख दूंगा कि जो हमारे पास T टेंशन है वो किसके बराबर है, mg cos अल्फा के बराबर है। एक काम कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर लिखा है इसे मिटा दे रहा हूं, ओके। तो देखो क्या करेंगे, जो यहां पर क्या है मेरे पास T है वो किसके बराबर है, फ्रॉम फिगर, कहां से, फ्रॉम फिगर हमको क्या देखने को मिला, जो T है वो किसके बराबर है मेरे पास, mg cos अल्फा के बराबर है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ एट पॉइंट P जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर है, इस mg sin अल्फा के बराबर है। तो अगर यहां पर क्या निकालूं मैं, रिस्टोरिंग फोर्स निकालूं, रिस्टोरिंग फोर्स एट पॉइंट P किसके बराबर है, एट पॉइंट P लेट अस से दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F, एंड दिस F इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, mg sin अल्फा के बराबर होगा। नाउ वी नो दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर कितना साइन, कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, ठीक अपोजिट है। मास कहां की ओर जा रहा है, इधर की ओर, फोर्स कहां की ओर लग रहा है, इधर की ओर, ठीक है। ओके, तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो mg sin अल्फा का क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, साइन अल्फा है। सिंस वी नो दिस साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है किसके बराबर, अगर इसको हम ओपन करें तो ये किसके बराबर आता है, साइन अल्फा माइनस अल्फा की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, एंड फिर प्लस अल्फा की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप हायर क्लास में है तो ऐसे कर सकते हैं आप। लोअर क्लास वाला भी दूसरा मेथड भी है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने की, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसके लिए है, जिनने ये पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको खोल सकते हैं साइन अल्फा को। अब एक काम करो, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से f, दिस f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो है मेरे पास माइनस mg साइन अल्फा के जो कितना आ गया मेरे पास, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस अल्फा की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल एंड माइनस एंड सोन। यहाँ पर भी हायर ऑर्डर टर्म भी आएंगे। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ओके, नाउ अब यहाँ पर अल्फा क्या है, ये एंगल है, यानी कितना डिस्प्लेस हुआ जब मैं इसको कहाँ ले गया, इस P पॉइंट पे ले गया, ठीक है। यहाँ से जब मैं P पॉइंट पे ले गया, कितना एंगल में डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो क्या है मेरे पास यहाँ पर अल्फा है। नाउ अब मैं अगर अज्यूम करूँ कि जो हमारे जो ऑसिलेशन है वो बहुत ही क्या है, छोटे हैं, ठीक है। क्या अज्यूम कर रहा हूँ मैं, लेट अवर ऑसिलेशन आर सो स्मॉल, बहुत ही छोटे हैं ऑसिलेशन। इफ ऑसिलेशन आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटे हैं, ठीक है। जो ऑसिलेशन है वो क्या है, बहुत बहुत छोटे हैं, यानी बहुत ही छोटे ऑसिलेशन हो रहे हैं। छोटे ऑसिलेशन होने का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास, अगर मैं इसमें देखूं, अगर ये मास है और इस तरीके से लटका रखा है हमने, ये क्या हुए, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, यानी डिस्प्लेस, ये मेन पोजीशन है इसकी, इसको मैं इतना डिस्प्लेस कर दूं, फिर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये ऑसिलेशन कैसे हुए, लार्ज ऑसिलेशन हुए। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको देखो, ये क्या है मेन पोजीशन, ध्यान देना, ये वाली, ये जो मेन पोजीशन है यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, इतना डिस्प्लेस कर दिया, देखो
ये कैसे ऑसिलेशन हुए, स्मॉल ऑसिलेशन हुए। अगर ये स्मॉल ऑसिलेशन है तो देखो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। ध्यान से देखना, अगर ये ऑसिलेशन क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे, तो जो ये एंगल बनेगा यहाँ पर इसकी इनिशियल पोजीशन से के द्वारा जो यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये जो एंगल बनाएगी, जो अल्फा एंगल है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या, कि अगर ये ऑसिलेशन बहुत स्मॉल होंगे, छोटे छोटे ऑसिलेशन होंगे अबाउट मीन पोजीशन, जो यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ओके, इफ ऑसिलेशन आर वेरी वेरी स्मॉल देन अल्फा इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जब जो अल्फा होगा यानी जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। अगर अल्फा बहुत ही छोटा है तो अल्फा स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, अल्फा की पावर, सॉरी ये अल्फा स्क्वायर नहीं है, ध्यान कितना है, अल्फा की पावर 3, तो अल्फा की पावर 3 है वो और छोटा हो जाएगा, अल्फा की पावर 5 और छोटा हो जाएगा। यानी इन टर्म को, यानी जो अल्फा के बाद के जो टर्म है उनको मैं क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर, और तो अगर अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन वी कैन नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म इन इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें जो हायर ऑर्डर टर्म है, यानी अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 9, ये जो टर्म है इनको मैं क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं इनको नेग्लेक्ट करूंगा या फिर ऑन नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म इन इक्वेशन 5, सॉरी 5 तो नहीं, इन इक्वेशन 3 वी गेट व्हाट वी गेट, ये इन टर्म को लिखूंगा ही नहीं तो मेरे पास यहां पर f इज इक्वल टू सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस का mg, सिर्फ क्या बचेगा यहां पर अल्फा बचेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का mg अल्फा आ जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। ठीक है ना, अब ये क्या है, फोर्स है और ये क्या है, अल्फा एंगल है। नाउ अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब अल्फा को, इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, और एक्सेलरेशन को मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m, जो ये मास m है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना अज्यूम कर लिया मैंने, x अज्यूम कर लिया। अब x अज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट कहां, इस a से p तक जाने जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच अगर स्ट्रेट लाइन खींच दें तो किसके बराबर होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है किसको दिखा रही है, डिस्प्लेसमेंट को दिखा रही है इस पॉइंट p पर, और मैंने अज्यूम कर लिया कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, x है। वो डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास, x है। अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ देन if x is the displacement of mass m then acceleration a, अगर मैं यहां से क्या लिखूं, acceleration is equal to कितना हो जाएगा, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, देखो कैसे, लेकिन फिर से यहां पर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, और अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ऑसिलेशन आर वेरी वेरी स्मॉल। अब ध्यान दो, अब देखो यहां पर तो मैंने जानबूझ के यहां पर जगह बढ़ा रखी है, यानी ए से लेकर पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने ज्यादा कर रखा ताकि मेरा जो डायग्राम है वो कैसा दिखे, स्पष्ट दिखे। अगर ऐसा एज्यूम करो कि जो पी पॉइंट है वो ए पॉइंट के बहुत नजदीक है, ध्यान से सुनना कि ये जो P पॉइंट है वो A पॉइंट के क्या है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अभी जो AP है ये क्या है, आर्क है, और ये जो X है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस केस को मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर जो AP है वो X के बराबर नहीं है, X जो है वो AP से छोटा है, क्योंकि AP क्या है, पूरा आर्क है इस तरीके से, और जो X है वो क्या है, इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो x है वो छोटा है किससे, AP से। कब, जब मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या ले रखी है, ज्यादा ले रखी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा ले रखा है। लेकिन एक्चुअल में हम अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहे हैं कि जो हमारे ऑसिलेशन होंगे वो बहुत ही क्या होंगे, छोटे होंगे। ऑसिलेशन बहुत छोटे होने का मतलब क्या है, एक्चुअल में जो ये पॉइंट P होगा इस A पॉइंट के बहुत नजदीक होगा। आई बात समझ में, कि जो पॉइंट P होगा वो पॉइंट A के बहुत नजदीक होगा। अगर जैसे ही ये पॉइंट P इस पॉइंट A के बहुत नजदीक आएगा, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट x है वो आर्क के बराबर हो जाएगा। समझ में आई कि जब ये पॉइंट P इस पॉइंट A के बहुत नजदीक होगा, पॉइंट P पॉइंट A के नजदीक क्यों होगा बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमारे ऑसिलेशन है वो क्या है, बहुत छोटे हैं। अगर ऑसिलेशन बहुत छोटे हैं तो पॉइंट P पॉइंट A के बहुत नजदीक होगा। उस केस में क्या होगा, जो ये आर्क AP है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई।
नाउ यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे करूँ, ओके, नाउ इफ ऑसिलेशन आर स्मॉल, इफ ऑसिलेशन आर स्मॉल, देन वी नो आर्क इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एंगल इंटू रेडियस होता है, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। इस केस में आर्क की वैल्यू कितनी है, x। जब ऑसिलेशन बहुत स्मॉल होंगे तब आर्क किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, यानी जो AP होगा वो x के बराबर होगा। AP क्या है, आर्क है, तो आर्क किसके बराबर हो गया, x के बराबर। एंगल कितना है, अल्फा, और रेडियस, रेडियस यानी किसकी लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये L आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x अपॉन L आ गया। ना अब एक काम करो, यहाँ से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू और यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन 4 को मॉडिफाई कर दो। नाउ इन इक्वेशन नंबर 4 इसे लिख लो, ये लिख लिया ना, ओके। इन इक्वेशन नंबर 4, इन इक्वेशन 4 दिस f कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी d²x डिवाइडेड बाई dt²। कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना एज्यूम कर रखा है हमने, x एज्यूम कर रखा है, लेट x बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, माइनस mg अल्फा, कितना आया, mg अल्फा। नाउ यहाँ से d²x डिवाइडेड बाई dt² इज इक्वल टू, ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस वन, ओके, ये तो सही हो गया। नाउ अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, d²x डिवाइडेड बाई dt² इज इक्वल टू माइनस का mg अल्फा, अल्फा की जगह पुट कर दोगे ये x अपॉन l, कितना आ जाएगा, x अपॉन l आ जाएगा। इस मास से ये मास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास d²x डिवाइडेड बाई dt² इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का g अपॉन l इंटू x आ गया, ठीक है। नाउ ये g अपॉन l क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा किसी दूसरे कांस्टेंट से। मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट g अपॉन l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ g अपॉन l आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, देन जो हमारी जो ये इक्वेशन है क्या हो जाएगी, जो हमारे पास d²x डिवाइडेड बाई dt² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। अब एक काम करो, इस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स को इस राइट हैंड साइड ले आओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो कितना आ गया ये, d²x डिवाइडेड बाई dt² प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन याद है तो ऐसी होती है, यानी इस सिंपल पेंडुलम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किससे मैच कर जा रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच कर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर मोशन हो रहा है या फिर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये कैसा मोशन है, एक टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिंस equation of motion of simple pendulum is same as equation of motion of simple harmonic motion, then we can say that simple harmonic motion, this simple pendulum is an example of simple harmonic motion। तो यहाँ पर कह सकते हैं thus simple pendulum is an example of सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ऐसा क्यों बोला, बिकॉज दिस इक्वेशन इज सिमिलर एज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। नाउ अब क्या निकाल देंगे इसका, हम टाइम पीरियड निकाल देंगे, फिर क्या निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। इसका सॉल्यूशन याद है आपको, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ओके, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर, कितने इक्वेशन हो गई थी हमारी, 4 हो गई थी ना, तो इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 बहुत बार निकाल दिया, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, ठीक है। a क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी इसके मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है इस केस में, अंडर रूट ऑफ g अपॉन l है। 5 क्या होता है हमारे पास, इनिशियल फेज होता है, ठीक है। सॉल्यूशन अभी हमने पूरा कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन निकाला था वो यही था, और वही ये है, सेम है दोनों, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, यही होगा, ठीक। तो ये क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब क्या निकालूंगा, यहाँ से मैं टाइम पीरियड निकाल दूंगा, निकालना बहुत आसान है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाई t। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाई सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट
वन ऑसिलेशन। अब इस पेंडुलम के द्वारा एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लिया जाएगा वो किसके बराबर होगा, टाइम पीरियड के बराबर होगा। एंड वी नो मैथमेटिकली दिस टाइम पीरियड t इज गिवन बाई t इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक ना, ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है, ये रखी हुई है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा यानी क्या आ गया अंडर रूट ऑफ g अपॉन l आ गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 बाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया मेरे पास, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकल के आ गया। ठीक है, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, इतना होगा ना। अब ये टाइम पीरियड अगर ध्यान से देखो उस टाइम पीरियड को, अब मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लिया गया वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि मेरे पास इनिशियली मेरे पास ये बॉल थी, ठीक, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि ये क्या है, एक बॉल है, यानी क्या है, ये मास है, जो ये मास यहाँ पर लटका रखे हैं, मैंने क्या किया, इसको ऑसिलेट कराया, ये गया और यहाँ ये क्या हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, देखो ये गया, ये फिर इधर आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, और इतना ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लिया वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, और उसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी। ये तो क्या है, बॉल है, एक छोटी सी बॉल, मैंने एज्यूम कर लिया कितने ग्राम की है, ये 100 ग्राम की है या फिर 200 ग्राम की हो सकती है। ठीक ना, मैंने अब इस बॉल को एक किससे रिप्लेस कर दिया है, एक आयरन की बॉल से रिप्लेस कर दिया है जिसका मास 1 किलो के लगभग है ना। अब बताओ क्या जो ये ऑसिलेशन हो रहे हैं इसका टाइम पीरियड घटेगा या बढ़ेगा, वीडियो पॉज करो और अपना आंसर लिखो। ठीक है, ओके, आई होप लिख लिया होगा। तो अब आंसर देता हूं, देखो ये क्या है, बॉल है, ऑसिलेट कराया ना, मैं क्या कर रहा हूं, अब इस बॉल को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, एक आयरन बॉल से रिप्लेस कर दे रहा हूं जिसका मास कितना है, 1 kg है, यानी मास मैंने बढ़ा दिया है। तो बताओ इसके ऑसिलेशन में या फिर टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो इसका आंसर है टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, एल और जी पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ और स्ट्रिंग और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अगर हम अज्यूम करें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर चेंज सिर्फ कौन हो सकता है, ये एल हो सकता है। सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर मास तो है ही नहीं, तो टाइम पर किस पर डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। इस समय लोहे की बॉल लटकाऊं या फिर एक छोटी सी बॉल लटका दूं, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। चाहे मैं यहां पर मास कुछ भी लटकाऊं, मैं खुद भी इस पर लटक जाऊंगा तो तब भी टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड में चेंज कब आएगा, जब मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा दूंगा, तब क्या आएगा, टाइम पीरियड में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी। और एक क्या दिखाना चाह रही है कि जो टाइम पीरियड होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये क्या निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया। अब यहां से क्या निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकाल दोगे आप, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ठीक, तो 1/t हो गया, तो कितना आ जाएगा, देखो ये ओमेगा अपॉन 2 पाई आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, तो ऐसे रहा। ओमेगा की जगह पुट कर देंगे हम अंडर रूट ऑफ क्या है ओमेगा की वैल्यू, g अपॉन l है। ठीक है, तो कितना आ गया, ये क्या निकल के आ गई मेरे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम निकल के आ गई। ठीक ना, ये क्या निकल गया टाइम पीरियड, ये क्या निकल गई फ्रीक्वेंसी, और ये क्या निकल गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके टर्म में निकाली हमने, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अगर मैं अज्यूम करूं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सेस हो रहा है, तो किसके टर्म में निकाली है, डिस्प्लेसमेंट यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं इस जो यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिख सकता हूं, या फिर इस अल्फा एंगल अल्फा के टर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं अगर आप लोअर क्लास में हो तो आपके लिए जो अल्फा वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको लिखना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आपको इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, वो साइन अल्फा का एक्सपेंशन याद करना पड़ रहा है ना, तो वो याद करना नहीं पड़ेगा। जब आप किसकी हेल्प से करोगे, इस अल्फा के टर्म में इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने की कोशिश करोगे। देखो कैसे लिखोगे अल्फा के टर्म में, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ओके, हाँ 1 मिनट ना, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी किसके टर्म में लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक, दोनों सही है, या ऐसे लिखो या फिर अल्फा के टर्म में लिखो, दोनों क्या होंगे, सही होंगे। दोनों से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यही आएगी। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन या और करके लिख दोगे यहां पर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा।
अल्फा क्या है, ये एंगल है। कुछ बुक वाले इसको थीटा भी लेते हैं, ठीक है। तो बुक वाले या तो ये वाला सॉल्यूशन देते हैं या फिर ये वाला सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप लोअर क्लास में हो अधिकतर आपको अल्फा वाला सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, अगर आप हायर क्लास में हो तो अधिकतर आपको ये वाला सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। अभी हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पर जो ऑसिलेशन है वो क्या है, बहुत छोटे हैं। अप्रोक्सीमेशन दोनों जगह सेम रहेगा कि ऑसिलेशन आर स्मॉल, इफ ऑसिलेशन आर स्मॉल, ऑसिलेशन आर स्मॉल, अगर ऑसिलेशन क्या है, बहुत छोटे हैं, तो यहां से आर के इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? आर के इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस होता है, ठीक है। नाउ अब इस केस में जो आर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा? जो एपी है वो आर किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। देन दिस एक्स इज इक्वल टू एंगल, एंगल की जो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर अल्फा एंड मल्टीप्लाई में कितना रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी? एल है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? एक्स इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा एल आ गया। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया मैंने? इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे? डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, एल क्या है कांस्टेंट, तो चेंज कौन रहा है? अल्फा, तो क्या आ जाएगा? डी अल्फा ओवर डी टी आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो अगेन डिफरेंशिएट करने में क्या हो जाएगा? देखो इसको दो बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? डी टी स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू एल कांस्टेंट, और इसका डिफरेंस डी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ अब डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दोगे आप? एल इंटू डी स्क्वायर अल्फा ओवर डी टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे। अभी जब हमने इक्वेशन इस पूरे डेरिवेशन की शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने देखा था कि अभी हमने क्या निकाला था? ओके, सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 5 हो गया था, 6 बोल दो, ठीक है। सिंस वी हैव डिस्कस फ्यू मिनट अगो, ओके, आप पीछे देख कर देख लो, मैं तो भूल गया कहाँ उस इक्वेशन का नाम क्या था। तो लेकिन इक्वेशन याद है। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? सिंस वी नो डी स्क्वायर एक्स या फिर डी टी स्क्वायर, या बोल सकता हूं मैं, ओके हाँ, एम डी स्क्वायर एक्स इंटू डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? एम जी साइन अल्फा माइनस एम जी साइन अल्फा, ठीक है। ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले हमने, क्या? एम इंटू डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। शायद इक्वेशन 2 या 3 थी, ओके। इतनी बात समझ में आई ना। अब क्या करो यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, ठीक। तो कितना आ जाएगा देखो, ये एम इंटू एल डी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? माइनस एम जी साइन अल्फा आ गया। देखो इस m से ये वाला m क्या हो? कैंसिल, ये l यहाँ डिवाइड में इधर कहाँ, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, डी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जी अपॉन एल इंटू साइन अल्फा, ठीक है। नाउ अगर हमने क्या अज्यूम कर रखा है? ऑसिलेशन आर स्मॉल, अगर ऑसिलेशन स्मॉल है तो अल्फा क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। इफ अल्फा इज स्मॉल, ठीक है, इफ अल्फा इज स्मॉल देन जो साइन अल्फा होता है वो लगभग अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। इफ अल्फा इज स्मॉल देन साइन अल्फा अप्रॉक्स इक्वल टू अल्फा, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि जब अगर साइन अल्फा क्या है, बहुत छोटा है, तो साइन अल्फा लगभग इक्वल टू कितना होता है? अल्फा के बराबर होता है। जैसे साइन जीरो किसका होता है? जीरो के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे अल्फा जीरो की ओर आता रहेगा तो साइन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर होती रहेगी। जैसे साइन जीरो एग्जैक्ट जीरो होता है ना, उस तरीके से उस अप्रोक्सीमेशन से हम देख सकते हैं। तो साइन अल्फा अप्रोक्स इक्वल टू अल्फा व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल या फिर स्मॉल, ओके। नाउ यहाँ पर साइन अल्फा की जगह पुट कर दोगे अल्फा, तो यहाँ से डी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जी अपॉन एल इंटू अल्फा, ठीक है, ओके। ये क्या निकल गया मेरे पास? एक्सेलरेशन, और ये क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से मैं देख सकता हूं ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, या फिर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक के सिमिलर है। यहां से अगर रिप्लेस करूं, लेट जी अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से भी जो ओमेगा इक्वल टू आया कितना आया? अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल आया। तो पिछले वाले इक्वेशन से भी ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन एल, और यहां से भी ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन एल आ रहा है। तो पुट कर दो यहां पर, तो डी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू अल्फा
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेंस वी कैन से दैट सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेंस वी कैन से दैट सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यहां से भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप, तो टाइम पीरियड निकालने की जरूरत है, वही आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा की जगह अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल, जी अपॉन एल ऊपर आया तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। अगेन यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। और ये दिखाना चाह रहा है कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, या फिर लेंथ के रूट पर डिपेंड करता है। जी तो कांस्टेंट होता है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का मतलब ओमेगा अपॉन 2 पाई, यानी कितना आ गया 1 अपॉन 2 पाई एंड अंडर रूट ऑफ कितना आ गया इधर से जी अपॉन एल आ गया, ठीक। तो ये क्या निकल गई मेरे पास, फ्रीक्वेंसी निकल गई। ओके, आप ये लिखो, ये इस सॉल्यूशन ऐसे निकालो या फिर जो पिछले वाले सेक्शन में निकाला हमने वैसे निकालो, दोनों बात एक ही हुई। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ गया और वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया हमारे पास, सिंपल पेंडुलम हो गया और उसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। आने वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।